हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है सिविल्स कनेक्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और हम कई दिनों से जो आई दृष्टि मैगजीन है जो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स को लेकर के इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। तो इसी क्रम में जो आज का हमारा पिलर है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं या 5 हेडलाइंस हैं जिनको हम देखते हैं और उनके अंतर्गत आने वाली न्यूज़ उनको देखते हैं। ए बी सी डी और ई, इस तरीके से। तो इसमें से ए सी डी ई ये जो पिलर हैं ये हम कोशिश करेंगे इसको आज ही ख़त्म करें। लेकिन जो बी पिलर है ये अपने आप में अलग है, ये स्पेसिफिकली जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड उनसे जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक अलग से क्लास लगेगी, तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। और आज हम ए सी डी और ई इनको कवर करेंगे और एक स्पेसिफिक अलग क्लास में हम बी वाले जो पिलर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये है आज का कार्यक्रम। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत क्रोएशिया के संबंध। अब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने दौरा किया है क्रोएशिया का, और वो प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। और यह जो है किसी भी प्रधानमंत्री, जो भारत के इतने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से ये पहले से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश की यात्रा की है, यानी पहली क्रोएशिया की यात्रा है किसी भी प्रधानमंत्री की। अब जो क्रोएशिया है वो एक बाल्कन कंट्री है और यह एकदम हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया इनके साथ सीमाओं को साझा करती हुई ये कंट्री है। अब जाहिर सी बात है ये वहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो समझौते और ज्ञापन तो होंगे ही, जो समझौते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो ये क्रोएशिया है इसकी जो कैपिटल है वो है ज़ैग्रेब, क्योंकि कई बार पेपर में सवाल आ जाता है राजधानी के ऊपर कि राजधानी शहर कौन सा है। अब इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला है वो कृषि एवं उससे संबद्ध जो क्षेत्र हैं उसमें सहयोग के लिए है। दूसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु कार्यक्रम के लिए। तीसरा है संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। और चौथा है कि ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय जो है उसमें एक हिंदी पीठ की नवीनीकरण संबंधी समझौता हुआ है, यानी हिंदी पीठ का नवीनीकरण किया जाएगा। हिंदी चेयर तो पहले से थी, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट होगा पर उसको नवीनीकृत किया जाएगा, ये है। फिर आगे कहा गया है कि जो क्रोएशिया है वो मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई है। और ये जो क्रोएशिया है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भूमिका पर जोर दिया गया है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है ना ये भारत ने प्रस्तावित किया था। इस कॉरिडोर में क्या है कि कुछ देश हैं जिससे भारत का जो माल है वो यूरोप तक सुगमता से पहुंच सके। जैसे इंडिया से या तो माल जाएगा कहाँ, ईरान जाएगा, या तो यूएई जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया जाएगा। सऊदी अरेबिया के बाद क्या होगा, ये वहाँ से डायरेक्ट सुएज कैनाल या जो अरब सागर की खाड़ी है वहाँ से होते हुए ये अलग अलग जगह जाएगा। फिर ये वहाँ से यूरोप को कनेक्ट करेगा और इसमें फ्रांस है एक देश जर्मनी है, एक देश इटली है और यूरोपियन यूनियन के हिस्सेदारी है। साथ ही साथ इसमें एक और देश है जो यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं है, वो है यूएसए। इतने देश हैं इस गलियारे में। अगला है भारत और साइप्रस के संबंध। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की है और इस यात्रा करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर यह यात्रा की है। अब ये जो यात्रा है यह यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। और ये जो साइप्रस है ये एक मिडिल ईस्ट देश है, यानी कि मध्य एशिया में आने वाला एक देश है, इसकी ये बात है।
और इसकी जो कैपिटल है वो है निकोसिया। ये आपको जॉर्डन के आसपास आसानी से मिल जाएगा। मेडिटेरेनियन सी भी लगता है इसमें। अब आगे कह रहे हैं कि G7 शिखर जो सम्मेलन था उसमें के साथ ही 3 देशों के साथ इन 3 देशों का दौरा किया मोदी जी ने। उसमें से एक देश साइप्रस भी है, ये बात कही गई है। फिर आगे कहा जा रहा है कि 1964 से भारतीय सेना में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना वो साइप्रस में अपने जवानों को भेजती रही है। भारतीय सेना साइप्रस में UNFICYP का हिस्सा रही है और इसमें अपने जवानों को भेजती रही, जहां पर 3 भारतीय जनरल कमांडर भी गए हैं, ये बात। फिर साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर के भारत की स्थायी सदस्यता का भी अपना समर्थन किया है। यानी ये कह रहे हैं कि अभी परमानेंट 5 जो कंट्री हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी हैं? USA है, UK है, फिर इसके बाद चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये देश हैं। अब इनका ये कहना है कि इसको और थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद इसमें आप इनको भी ऐड करिए। अब इसमें एक बात और ये कही जा रही है कि भारत के इतने पुराने संबंध हैं, तो भारत ने जर्मनी नहीं, इसमें हम रसिया की बात कर रहे हैं, मैं गलत लिख के आई। हाँ, भारत ने वर्ष 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता और एकता का समर्थन किया था, जब साइप्रस का गठन हुआ था एक देश के तौर पे। फिर साइप्रस जो है वो अपने आप को भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में देखता है और साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी रखा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड का टाइटल दिया गया, ये प्रदान किया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। अगला है भारत और पराग्वे। अब ये पराग्वे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पराग्वे पड़ता कहाँ है। तो ये साउथ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसमें पड़ता है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री में जो ये पराग्वे है ये एकदम बीच में है। इसके अलावा एक और लैंड लॉक कंट्री है जिसका नाम है बोलीविया। ये हो गई बात। अब जो पराग्वे है उसकी जो कैपिटल है वो है असनसियान। ये हो गई इसकी जानने की बात। अब जो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं सैंटियागो पेना, वे पहली बार भारत आए और किसी भी पराग्वे राष्ट्रपति की भारत में ये दूसरी यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने हैदराबाद हाउस में नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन और खनिज संसाधन, कृषि और खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक बातचीत की है। अब दोनों देशों ने भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौतों के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए और विस्तार करने के बारे में जिक्र किया है। इस ऐसी रुचि जताई है इन्होंने कि हम जो संबंध हैं उनको बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने जो पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोग हैं उनके विकास और उनके कार्यान्वयन के अलावा इसरो जो कि हमारी नेशनल एयर स्पेस एजेंसी है के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूब सैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी की रुचि का उल्लेख भी किया गया है। आगे आगे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसका गठन जो है 2016 में हुआ था, वो गलत है। इसका गठन 2015 में था। कल मुझे डाउट था, आज मैं कंफर्म करके आया हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100वें सदस्य के रूप में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे के शामिल होने का स्वागत किया। यानी ये ISA और GBA इन 2 अलायंस में शामिल हुआ है। आगे चलते हैं। अंगोला। अंगोला कहाँ है? तो अंगोला अफ्रीका में, जो हमारा अफ्रीका का जो साउथ वेस्ट क्षेत्र है उसमें एक देश है जिसकी कैपिटल है लुआंडा। ये है अंगोला की पोजीशन। और इसके ऊपर ही जो कंट्री है गैबोन और कैमरून, कॉन्गो, इनमें 0 डिग्री लाइन जाती है और अंगोला में कोई भी लाइन नहीं जाती है। याद रखने वाली बात है। अब वर्ष 2025 में भारत और अंगोला के 40 साल हो गए राजनयिक संबंधों को स्थापित हुए। 1985 में ही राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने 1 से 4 मई 2025 की भारत की आज की यात्रा की है। और यह राजकीय यात्रा 38 साल बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष, अंगोला के राष्ट्राध्यक्ष की भारत में हुई है। यानी कि अंगोला का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में 38 साल बाद आया है। और इस यात्रा के दौरान कुछ समझौते और ज्ञापन हुए हैं, उन पर बात करते हैं। पहला, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन। फिर कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता और ज्ञापन हुआ है। फिर संस्कृति के क्षेत्र में हुआ है, जो कि 4 वर्ष की अवधि के लिए है, 2025 से 29। फिर अंगोला को भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करके उसे अंगोला को इस अलायंस का 123वां सदस्य बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो हमारे 2 देश हो गए जो ISA में है। एक है हमारा साइप्रस जो कि 100वां सदस्य है, और जो हमारा अंगोला है वो 123वां सदस्य। साथ ही साथ भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण भी अंगोला को दिए हैं। और अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी जो संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। अफ्रीकी संघ जो है अफ्रीकी देशों का एक यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन आपने देखा होगा, तो उसमें ज़्यादातर अफ्रीकी देश अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। अब चलते हैं भारत और चिली संबंध पे। तो जो चिली है वो भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आने वाला एक देश है, जो एकदम दक्षिण पश्चिम में है। और इसकी सीमा सबसे बड़ी जो है वो अर्जेंटीना के साथ बनती है, बोलीविया के साथ बनती है और पेरू के साथ बनती है। अब ये चिली है, इसकी जो राजधानी है वो है सैंटियागो। और एक खास बात आपने सुनी होगी, ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है अर्जेंटीना, B से बोलीविया और C से चिली। यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। उसी में से एक खनिज संसाधन है जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करता है, वो है लिथियम। और ये जो त्रिकोण है ABC का, यहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स यानी लिथियम के भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये लिथियम बैटरी बनाने के उपयोग में सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसलिए हमारे चिली के साथ संबंध बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत और चिली के जो संबंध हैं वो 1949 में स्थापित हुए थे। फिर 2019 में भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने चिली की यात्रा की थी, जो कि एक राजकीय यात्रा थी, क्योंकि हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट गया हुआ है तो उसे राजकीय यात्रा कहेंगे। फिर उन्होंने वहाँ खनन, संस्कृति, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस बार जो चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये अपनी पहली भारत की आज की यात्रा पर आए हुए हैं। और इस दौरान वो नई दिल्ली में वार्ता भी करते हैं और साथ ही साथ वो आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाते हैं। और द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, जो वार्ता हैदराबाद हाउस में होती है। ये हैदराबाद हाउस, और ये हाउस का मतलब क्या है, हर एक स्टेट ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए राजधानी नई दिल्ली में अपने अपने
एक क्षेत्र को बनाया है। जैसे हर देश में हर दूसरा मित्र देश अपना एक कॉन्सुलेट या दूतावास, एम्बेसी ये बनाता है, उसी तरीके से भारत के अंदर, भारत की राजधानी में हर एक राज्य का एक भवन है जो उसके बारे में बताता है, उसकी जानकारी बताता है, वहाँ का खान पान बताता है, वहाँ की संस्कृति बताता है। इसीलिए कई बार आपने अलग अलग हाउस के नाम सुने होंगे, असम हाउस, हैदराबाद हाउस, इस तरीके से। अब जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, इसमें कई सारे समझौते और ज्ञापन हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला है अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र। तो अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक एक द्वीप है जो पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है और ये दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाला द्वीप है। जैसे उत्तर ध्रुव पर आर्कटिक है, उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक है। और ये जो अंटार्कटिक है, किसी भी देश की जमीन नहीं है, यह सब साझा संस्कृति का हिस्सा है और यहाँ पर ज़्यादातर देशों के रिसर्च लेबोरेटरी हैं। जैसे कि आपने मैत्री, हिमाद्री, भारती, इनके नाम सुने होंगे, दक्षिण यमुनोत्री, गंगोत्री, इस तरीके के हर देशों के अपने अपने जो रिसर्च सेंटर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये चिली से जस्ट नीचे ही ड्रेक पैसेज के बाद मिलता है आपको ये पूरा कॉन्टिनेंट। अगला है भारत और चिली के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। फिर अगला है राष्ट्रीय आपदा निवारण यानी डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रतिक्रिया सेवा, जिसका नाम है सेना प्रेड, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि भारत का एनडीएम है। सेना प्रेड चिली का है और एनडीएम भारत का है। इनके बीच आपदा प्रबंधन पर समझौते हुए हैं। फिर अगला है कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये एचसीएल कंप्यूटर लिमिटेड वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, के बीच समझौता हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अरिका, चुक्वी कमाटा ऐसे जो क्षेत्र हैं चिली में, यहाँ पर इस तरीके के खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। आगे एक जो है जानने लायक पॉइंट, जिसको ना भी याद रखें तो भी चलेगा, कि इन्होंने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी किया है, जिसे सीपा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इस पे बातचीत शुरू की है, उसको लेकर के हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अभी शुरुआती चरण में। आगे भारत और थाईलैंड के संबंध। तो जो थाईलैंड है वो एक आसियान देश है, आगे चल के हम इसी में जानेंगे आसियान देश क्या होते हैं। भारत और थाईलैंड, थाईलैंड में जो उसकी राजधानी है वो है बैंकॉक, और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसके बारे में आप जानते हैं। भारत और थाईलैंड के जो संबंध है राजनयिक, वो 1947 में स्थापित हुए हैं और 2022 में इनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं पेंटोक टार्न सिनावात्रा, इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा पर रहे, और ये नरेंद्र मोदी की तीसरी थाईलैंड यात्रा है, और इसमें उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं और 6 समझौते ज्ञापन हुए हैं। पहला जो है भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना करना है, और ये एक संयुक्त घोषणा है, दोनों ऐसा चाहते हैं। फिर थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय और भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता हुआ है। आगे कह रहा है कि जो भारत सरकार के बंदरगाह हैं, नौवहन है और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल, आपने पुराने उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसको पढ़ा होगा, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। एक ये बात हुई। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये 6 गैलरीज वाला है, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर जाके देखना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC। अगला जो है समझौता वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय OSMEP के बीच एक समझौता हुआ, ताकि
जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु स्तर के जो उद्योग हैं उनके बीच में एक समझौता बनाया जा सके ताकि उनको एक मजबूती और विस्तार दिया जा सके। अगला है भारत के उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसके विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता। ये फिर भारत के उत्तर पूर्वी जो हस्तशिल्प है, भारत का नॉर्थ ईस्टर्न जो हस्तशिल्प है और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है वो, और थाईलैंड सरकार की जो क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी है उसके बीच एक समझौता हुआ है। ये हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा भारत श्रीलंका संबंध। भारत की जो पड़ोसी प्रथम की नीति है उसके तहत श्रीलंका का एक प्रमुख स्थान है, ये आप सभी जानते हैं। राजनीतिक परिवर्तन, गोटाबाया राजपक्षे वाला जो कांड हुआ वहाँ पर सरकार गिरी, उसके बाद वो देश छोड़कर चले गए और उसके बाद जो आर्थिक महामंदी आई श्रीलंका में जिसने देश को एकदम घुटनों पर ला दिया, और फिर भारत का एक कोविड में योगदान, भारत को आर्थिक रसद जब देश एकदम टूट रहा था इकोनॉमिकली, उस समय उस परिवर्तन के बाद वहाँ पे एक वामपंथी नेता आते हैं चुन करके सरकार में, जो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। उनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके। वे राष्ट्रपति बनते हैं और उन्होंने अपनी पहली राजकीय विदेश यात्रा की जो कि भारत की है। अब यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शायद हरिणा सूरसेना ऐसा कुछ करके है, उनका भी नाम याद रखिएगा आप। और ये आए, उसके बाद क्या हुआ कि 4 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वहाँ श्रीलंका गए अपनी राजकीय यात्रा पर। तो इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें 7 समझौता ज्ञापन हुए। पहला है विद्युत के लिए आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए समझौता हुआ, यानी कि विद्युत के क्षेत्र में एक समझौता हुआ, ऐसे याद रखिएगा। फिर डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता हुआ, यानी कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हुआ। फिर वहाँ पर एक त्रिंकोमाली नाम की जगह है, उस त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर के भारत सरकार और श्रीलंका सरकार और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर रक्षा सहयोग पर भी समझौता हुआ है, क्योंकि ये जिस जोन में ये देश पड़ते हैं भारत और श्रीलंका, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है ट्रेड के हिसाब से, इसलिए रक्षा अपने देश को करनी ही होती है, इसलिए रक्षा आयात निर्यात बहुत होता है इस क्षेत्र में। फिर कह रहे हैं कि पूर्वी जो प्रांत है इसका, उसके लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन। फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है ये। फिर भारतीय फार्माकोपिया आयोग, जो पिछली मैगजीन थी उसमें भारत को भी उसका हिस्सा बनाया गया है, जो ग्लोबल फार्माकोपिया कमीशन है, लेकिन भारत का जो फार्माकोपिया आयोग है वो और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर भी एक समझौता हुआ है। तो ये कुल 7 समझौते थे। अब इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, और मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं जिनको यह सम्मान मिला है। फिर अगला हमारा है भारत और न्यूजीलैंड संबंध। तो भारत और न्यूजीलैंड संबंध, तो ये जो एक क्षेत्र आपने पढ़ा होगा अपने वर्ल्ड मैप में जिसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया में बहुत सारे देश आते हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इस तरीके से ओशिनिया में एक देश सबसे बड़ा जो है वो है न्यूजीलैंड। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, और यह 2 हिस्सों में है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड। और ये एक तरीके का वोल्केनिक आइलैंड है। नहीं, ये वोल्केनिक आइलैंड नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ। एक जीलैंडिया करके एक जगह थी, वो पानी में डूब गई और सिर्फ इतनी जगह बची है जिसे आज के समय न्यूजीलैंड कहते हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है 1952 से स्थापित हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था।
इस साल 16 मार्च से 20 मार्च 2025 के बीच में जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं और यह उनकी पहली भारत यात्रा है। जिस तरीके से सिंगापुर में एक संग्रीला डायलॉग होता है, उसी की तर्ज पर भारत में एक रासीना डायलॉग होता है। तो उसका जो एक सत्र था, उस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जो नई दिल्ली में 10वां रासीना डायलॉग 2025 का था। अब दोनों देशों के जो शीर्ष प्रमुख हैं, उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की है और कुछ समझौते और ज्ञापन भी दिए हैं एक दूसरे को, जैसे कि भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। भारत का जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, और सीबीआईसी है, इसके बीच, और न्यूजीलैंड का जो सीमा शुल्क सेवा है, उसके बीच आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता नाम का एक समझौता हुआ है। यानी कि जो टैक्सिंग अथॉरिटी है, टैक्सेशन अथॉरिटी है, उनके बीच एक समझौता हुआ, ऐसे याद रखिए आप, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ था टैक्स से जुड़ा हुआ। आगे है भारत का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है और न्यूजीलैंड का जो प्राथमिक उद्योग मंत्रालय है, उसके बीच हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी पर सहयोग ज्ञापन हुआ है। फिर आगे है कि भारत का जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOEFC इसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके और न्यूजीलैंड का जो प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, उसके बीच भी बागवानी पर सहयोग समझौता। तो यानी हॉर्टिकल्चर पर दो अलग अलग एजेंसीज के साथ समझौते हुए हैं, ये बात कही गई है यहाँ पर। फिर दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं और खेल क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। फिर जो ये भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और न्यूजीलैंड का प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, इसके बीच एक वानिकी यानी कि फॉरेस्टेशन पर भी एक आशय पत्र दिया गया है। यानी कि कुछ विचार हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक जैसे रखते हैं, उस पर सहमति बनाई गई, ये है। अब आते हैं मॉरिशस पे, और ये जो मॉरिशस है ये कहाँ पड़ता है? तो ये मॉरिशस हमारा पड़ता है हिंद महासागर में, ठीक। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। ये हिंद महासागर में ईस्टर्न अफ्रीका के पास पड़ने वाला है, जैसे ये जो मेडागास्कर है, फिर डिएगो गार्सिया है, इन क्षेत्रों में इसका निवास है। ये जो इसकी जगह है वो यहाँ पर पड़ती है। अब भारत और जो मॉरिशस के संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में बहुत से जो गिरमिटिया समुदाय था, एक जो लोग यहाँ से जाकर के वहाँ बस गए, अंग्रेज यहाँ से गुलाम बना करके लोगों को काम करने के लिए मॉरिशस ले जाते थे। तो वहाँ ले जाते समय कुछ लोग वहीं बस गए, और वो आज के समय में मॉरिशस की 70% आबादी है, और 70% आबादी जो है वो भारत से ही गई है। तो इसलिए भारत और मॉरिशस के संबंध अनादिकाल से हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। दूसरा, जो मॉरिशस है इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि भारत जो मॉरिशस है वहाँ पर 5.1% तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, सोच लीजिए आप। और 67% ऐसे लोग हैं, लगभग 67 से 70% ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के आबादी वाले हैं, और 47.9 यानी 48% हिंदू धर्म की आबादी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आप, इसके अलावा भी और धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म का बाहुल्य है। फिर अब ये कह रहा 70% आबादी है हिंद महासागर में, इसे भारत का द्वार कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा 11 से 12 मार्च 2025 के बीच में रही। इससे पहले वे 2015 में भी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, और मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया इन्होंने इस बार। और इस समारोह में उनको मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार मिला, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन हाथ पर दिया गया। और जैसे श्रीलंका में पहली बार मिला है किसी देश के नेता को, वैसे ही इस देश में भी ये पहले भारतीय नेता हैं जिनको यह
पुरस्कार मिला है या सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा, उनके साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया है। उन दोनों को ओवरसीज सिटीजन कार्ड ऑफ इंडिया दिया। जो विदेशी भारत के विदेशी जो बाहर रहते हैं, यानी कि भारत के नागरिक जो बाहर रहते हैं, उनको पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहा जाता है। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओवरसीज सिटीजन, इन दोनों को विलय करके सिर्फ ओवरसीज सिटीजन में ही कर दिया गया था। तो वही कार्ड इन दोनों लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, दिया गया है। अगला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के संबंध। तो डोनाल्ड महोदय के चुनाव जीतने के बाद और उनके राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं और यह डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा है। अब इसमें दोनों देशों ने रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा एवं व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर वृहद चर्चा की है और 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ किया है। इनका उद्देश्य $500 बिलियन अपना बायलैटरल ट्रेड करना है। ये इनका उद्देश्य है दोनों का। अब ये समझौता जो है सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य, प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करेगा और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत होने की योजना भी है। इसकी घोषणा की गई है इसमें। फिर इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की गई है, जिसमें P-81 मैरीटाइम विमान भी लिया गया है इसी के तहत। फिर दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल शुरू की है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के सहयोग में महत्वपूर्ण होगी। यह जो स्ट्रेटेजिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके उपयोग में परिवर्तन को लेकर है और एक इंडस इनोवेशन की शुरुआत की है। अब ये जो इनोवेशन है, इंडस इनोवेशन, यह एक नवाचार सेतु है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है और इसका जो लक्ष्य है वह अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये बात कही गई है। अब चलते हैं अगला, जो है हमारा नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा और ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है। और ये कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका का मैप अगर जरा भी याद हो तो ये इस जगह पर पड़ता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में नवंबर में इसकी यात्रा की और विगत 17 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 1969 के बाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसे पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन की थी जिनको यह पुरस्कार या यह सम्मान दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है यह राजनीतिक कौशल, भारत नाइजीरिया के संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। फिर आते हैं हम गुयाना के ऊपर, भारत और गुयाना के ऊपर। तो यह जो है ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहाँ दो देश हैं, एक है फ्रेंच गुयाना, एक है गुयाना। गुयाना अपने आप में एक देश है। फ्रेंच गुयाना फ्रेंच यानी फ्रांस देश की टेरिटरी है और यहीं पर कोरो नाम का एक प्रक्षेपण केंद्र है जहाँ से हम यानों को प्रक्षेपित करते हैं। ये हो गई बात। अब जो गुयाना है उसकी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। ये याद रखने की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गुयाना की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार 1968 के बाद किसी देश के भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। यानी इससे पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री गया होगा तो वो 1968 में गया था। फिर ये यात्रा इसलिए हुई क्योंकि मोहम्मद इरफान अली ने 2023 में गुयाना के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी और उन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। जो जॉर्ज टाउन यहाँ की जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब ये कैरेबियन देशों का एक शिखर सम्मेलन है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो ये 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन में गुयाना में दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कैरीकॉम समुदाय के राष्ट्राध्यक्षों एवं उनके शासनाध्यक्षों तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। आपने एक देश का नाम सुना होगा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है किसी चैप्टर में, जो है बारबाडोस। ये भी कैरिबियन देश का हिस्सा है। फिर आपने एक नाम सुना होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये भी इसी का हिस्सा है। एंड एक और देश का जिक्र किया होगा वो है जमैका, ये भी इसी का हिस्सा है। फिर आपने हैती का नाम सुना होगा, ये भी इसका हिस्सा है। प्योर्तो रिको, ये भी इसका हिस्सा है। फिर तो इनमें हिस्सा लिया गया और इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरीकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिसल, जो कि ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। और पहला जो भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन है वह 25 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया था। ये बात कही गई है। फिर इसमें आगे बात बताई जा रही है कि जो भारत और सिंगापुर हैं उनके संबंधों के बारे में जानते हैं। तो यह भी साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जो आसियान कंट्री का मेंबर है ये, और इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंट्री है, छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की और यह मोदी जी की 5वीं सिंगापुर यात्रा है। इससे पहले भी वो अपने पूर्व के कार्यकालों में 4 यात्राएं कर चुके हैं। भारत और सिंगापुर के मध्य 60वीं वर्षगांठ है राजनयिक संबंधों की। इसको लेकर के उन्होंने एक लोगो बनाया था, उस लोगो में 60 साल लिखा हुआ था और जो दोनों देशों के प्रतीक चिन्ह है यानी पुष्प प्रतीक चिन्ह है उनका वहाँ पर क्या कहते हैं इम्प्रिंट था, जैसे लोटस, और उनका जो प्रतीक जो पुष्प प्रतीक चिन्ह है वो है ऑर्चिड, तो इनका है। फिर भारत जो है सिंगापुर से अपने देश में बहुत कुछ सीखता है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत में आता है आसियान देशों की तुलना में। अब 4 समझौते हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला, डिजिटल प्रौद्योगिकी में, क्योंकि वो हमसे उन्नत है। शैक्षिक सहयोग में भी वो हमसे उन्नत है और कौशल विकास में उन्नत है, उसको लेकर के। फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी उन्नत है। अभी जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो फिर वहाँ सिंगापुर में ही ले जाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा एक त्रासदी हुई थी 2012 में दिसंबर में, जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। वो एकदम मतलब ये मान लीजिए कि सामाजिक संबंधों पर एक त्रासदी के रूप में वो जो हुआ था घटना हुई थी। तो उसमें जो पीड़िता थी उसको हमने सिंगापुर के अस्पताल में ही लेके गए थे। उसका शायद सेंटा करके नाम था, मुझे एग्जैक्टली पूरा नाम नहीं याद है, पर उसे सिंगापुर ही भेजा गया था। आगे चलते हैं। आगे भारत और सिंगापुर ने अर्धचालक परितंत्र पर एक साझेदारी पर MOU भी साइन किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्धचालक परितंत्र यानी सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़्यादा उभरता हुआ विषय है और आगे चल के भविष्य में इसकी भूमिका बहुत होने वाली है और भारत इसमें अपना एक विकल्प तलाश रहा है अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। इसलिए हम बहुत ध्यान दे रहे हैं सेमीकंडक्टर में और इसलिए हम सिंगापुर से संबंध रख करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। अब आगे कहा गया है
कि इस एमओयू के माध्यम से सिंगापुर की जो अर्धचालक निर्माता कंपनियां हैं उनसे संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी करने में सुविधा प्राप्त होगी। एक ये बात कही गई है। फिर कहा गया है कि मोदी जी ने जब यात्रा की तो उस दौरे में अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक अग्रणीय कंपनी है वहां की AEM, उसका भी दौरा किया। और जब 2024 में 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी लगी तो उसमें भी सिंगापुर की जो अर्धचालक कंपनियां हैं उनको भी आमंत्रित किया। फिर क्योंकि सिंगापुर में तमिल भाषा को बोलने वाले बहुत से लोग निवास करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए और संस्कृति के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। तिरुवल्लुवर जो है वो एक तमिल कवि और एक संत हैं जिनको ब्रह्म भगवान का अवतार माना जाता है, जिन्होंने थिरुकुरल नाम के काव्य की रचना की है जो अपने आप में एक अद्वितीय काव्य है। फिर आगे चलते हैं। भारत और ब्रुनोई दारुसलाम, भारत और ब्रुनोई दारुसलाम के संबंधों पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर 3 देशों का निवास है। उसमें से एक जो हिस्सा है वो हिस्सा है किसका? वो है मलेशिया का, ये वाला। एक छोटा सा हिस्सा है वो है ब्रुनेई दारुसलाम का, और एक बड़ा सा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये है इंडोनेशिया का। ये अब ये जो हिस्सा है इसमें से ब्रुनेई देश में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा की गई है, और इस ब्रुनेई देश में साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले इस देश की जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगावन, और यहाँ पर मुस्लिम राजतंत्र चलता है, यानी मुस्लिम मोनार्की चलती है। यहाँ के राजा ही यहाँ की सत्ता और यहाँ के शासन को संभालते हैं, ये बात है। आगे तो 2024 में सितंबर में जो ब्रुनेई के सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई दारुसलाम की यात्रा की है। और ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और 2024 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 40वीं स्थापना वर्षगांठ है, यानी 40 साल हो गए इनके राजनयिक संबंध बने हुए। और इससे पहले 2008 में और उसके पहले 1992 में जो ब्रुनेई के सुल्तान थे उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की थी। फिर इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई में भारतीय उच्चायोग के चांसारी परिसर का उद्घाटन किया है। और इस यात्रा के दौरान जो ब्रुनेई देश है उसके बंदर सेरी बेगावन यानी कैपिटल में एक मॉस्क है, मस्जिद है, उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, उसका दौरा किया है। यह जो मस्जिद है ये ब्रुनेई के जो 28वें सुल्तान है उमर अली सैफुद्दीन थर्ड, इनके नाम पर किया गया है। अब इसके अलावा ब्रुनेई और भारत ने कुछ समझौते भी किए हैं। वो समझौते उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर हस्ताक्षरित हुए हैं। जैसे कि पहला जो है वो है स्ट्रैक। तो ये स्ट्रैक क्या है? इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसरो के सभी उपग्रह प्रमोचन यान मिशनों के लिए स्ट्रैक बंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको, स्ट्रैक को। अब दोनों देशों के नेताओं ने बंदर सेरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ करे जाने का स्वागत भी किया है। अब आपको ब्रुनेई जाना है तो आप सीधे चेन्नई जाइए और चेन्नई से सीधे आप ब्रुनेई पहुंच जाएंगे। अब आते हैं यूक्रेन और भारत के संबंधों पर। तो यूक्रेन क्या है? यूएसएसआर जो कि 1991 में रूस और उसके देशों का संगठन था, जिसमें कुल 15 देश थे। कुछ यूरोप के देश थे, कुछ जो एशिया है उसके देश थे, मध्य एशिया के देश थे, और रूस था जो सबसे बड़ा देश था। इनका एक संबंध था जो 1991 तक एक जो यूएसएसआर एक तंत्र यानी कि एक संगठन चलता था, जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी तरीके से यूएसएसआर था। यह जो है यह
जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो सब देशों को अलग अलग मान्यता मिली, उसी में एक यूक्रेन भी था। अब आपको पता ही होगा कि 2022 में फरवरी 28 जनवरी या 26 जनवरी के बाद से भारत, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, ये रूस का कहना है, और यूक्रेन कह रहा है कि हम शामिल होंगे। इसी को लेकर के विवाद चल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। फिर इसी मसले पर भारत को कई बार इसमें मध्यस्थता कराने के लिए और शांति वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया गया है अन्य देशों के द्वारा। उसी संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनसे मुलाकात की, और 1992 में दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद यह पहली उनकी यूक्रेन यात्रा है किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की। और यात्रा के दौरान कीव, जो कि इसकी राजधानी है यूक्रेन की कीव, यहाँ पर मेरिन्स्की पैलेस में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। और यह मुलाकात इसके पूर्व जून 2024 में अपूलिया, इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात हुई थी। और 15 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया था। तो इससे पहले भी मुलाकात हुई थी। अब एक और बात कही गई है कि जब रूस और यूक्रेन ने आपस में युद्ध लड़ना शुरू किया तो उस समय भारत के जो नागरिक हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए, लगभग 18,000 नागरिक हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम का एक अभियान चलाया गया था। अब जो ये मोदी जी हैं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पोलैंड, जो कि उसका पड़ोसी देश है, उसके रेल फोर्स वन नामक ट्रेन से 10 घंटे की यात्रा के बाद कीव पहुंचे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद से हवाई क्षेत्र बंद है। यात्रा के दौरान कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और 4 समझौते या ज्ञापन किए हैं। पहला है कृषि और एवं खाद्य उद्योग पर, दूसरा है चिकित्सा उत्पाद पर, क्योंकि यहाँ के हमारे देश के बच्चे यहाँ पढ़ने बहुत जाते हैं, चिकित्सा खासकर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने, और यहाँ पर जो गेहूँ है वो उसकी उपज बहुत अच्छी होती है इसलिए, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बहुत फ्लरिश है इसलिए इन 2 पर समझौते हैं। तीसरा है उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता पर MOU हुआ है। फिर अगला है सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम, जो कि 4 वर्ष का है, 2024-28 के बीच, उसके बीच में सहयोग हुआ है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन को भीष्म क्यूब नाम की एक नई प्रणाली प्रदान की गई है। यह भारत का सबसे अचूक और उन्नत काम है जो चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया है, इसको जानते हैं। तो यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिए गए हैं। ये जो भीष्म क्यूब हैं ये रिमोट एरिया में घायलों के त्वरित उपचार में मदद करते हैं, अनमोल जीवन की रक्षा होती है, सभी प्रकार की चोट, जख्म और चिकित्सकीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित है। और इसमें बुनियादी शल्य चिकित्सा यानी आप सर्जरी भी कर सकते हैं, ऐसे सर्जिकल उपकरण भी दिए गए हैं। और सीमित मात्रा में ये स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। किसी को मान लीजिए कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसे ऑक्सीजन देनी है, किसी का ऑपरेशन करना है तो ऑक्सीजन देनी है तो काम आएगा, किसी को अटैक आ रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना तो भी ये काम आएगा, ये बात है। फिर आगे कह रहा है कि जो ये भीष्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, यह एक आरोग्य मैत्री परियोजना है, अम्ब्रेला स्कीम है, उसका एक अंग है। यह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 2023 में इसको अपनाया गया था। ये जो है विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा से नवाजा गया है इसको। अब सबसे पहला जो भीष्म क्यूब है उसको अयोध्या में तैनात किया गया है। तो 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब यानी 20 इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया है। फिर इसको हमने कुंभ मेला में भी तैनात किया था, ये भी याद रखने वाली बात है।
आगे कह रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सकीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि के लिए इसको तैनात किया गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से पैरा ड्रॉप किया था, यानी कि पैरा ड्रॉप अभियान चला करके इसको ड्रॉप किया था, देखने के लिए कि इसके अंदर रखा हुआ जो मटेरियल है, जो उपकरण है चिकित्सा के काम में आते हैं, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसको लेकर के। फिर आता है अगला, भारत और पोलैंड के संबंधों के बारे में। तो पोलैंड की जो राजधानी है वो है वॉर्सा। ये यूरोप के सबसे उन्नत देशों में से एक है। ठीक, अब ये जो यूरोप के उन्नत देशों में से एक है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा यहाँ की भी यात्रा कर लेते हैं, तो यहाँ की यात्रा की। 45 सालों बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री है जिसने पहली पोलैंड यात्रा की। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे वो पोलैंड की यात्रा पर गए थे। सोच लीजिए आपकी कितने पुराने संबंध हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जो पोलैंड यात्रा है वर्ष 2024 में जो हुई है, ये दोनों देशों के राजनयिक संबंधों का स्थापना का 70वां वर्षगांठ है, ये बात कही गई है। अब यहाँ पर जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि वॉर्सो यानी जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर डोबरी महाराज स्मारक है, जहाँ पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। इस स्मारक में एक गुड महाराजा स्क्वायर भी स्थित है। अब ये जो महाराजा हैं ये नवानगर के जाम साहब दिग्विजय जी रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं उनके सरकार का सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। यानी कि पोलैंड के लोगों और सरकार ने इनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाई है, उसकी याद दिलाता है ये स्मारक। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी। और मोदी जी ने वॉर्सा में एक और कोल्हापुर स्मारक है वहां पर श्रद्धांजलि दी है, जहां पर भारत के जो सैनिक हैं कोल्हापुर रियासत के द्वारा जो पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। ये बात कही गई, द्वितीय विश्व युद्ध में जो कोल्हापुर की रियासत उसका सहयोग है, उसकी उदारता है, उसको लेकर के समर्पित है। और यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के वलीवडे में स्थापित जो कैंप है वहां पर पुलिस लोगों को शरण प्रदान की गई थी। और इस यात्रा के दौरान वारसा में मोंटे कैसीनो युद्ध हुआ था, उसका एक स्मारक है, उस पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो एक मोंटे कैसीनो में श्रद्धांजलि अर्पित की, एक गुड महाराजा स्क्वायर में श्रद्धांजलि अर्पित की, डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जो गुड महाराजा स्क्वायर के पास है, और कोल्हापुर स्मारक में भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी एक जगह की, 2 जगह की और ये 3 जगह की। फिर यह जो स्मारक है मोंटे कैसीनो युद्ध वाला, ये पोलैंड और भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और उनकी वीरता को याद दिलाने वाला है। इसमें इटली में मोंटे कैसीनो के प्रसिद्ध युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक हैं उन्होंने एकजुट होकर के युद्ध किया था, जिसमें भारत की सेना भी गई थी। अब इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक पहल की घोषणा की, जिसमें हर साल 20 पोलिस युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा पढ़ाई को लेकर के। फिर इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन हुआ, और इन्होंने भारतीय पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी करने का निर्णय लिया है, और एक पंचवर्षीय 2024 से 2028 के बीच एक संयुक्त कार्य योजना पर सहमति जताई है। साथ ही साथ जाते जाते वॉर्सा में वेल्बेडेर पैलेस में जो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, उनसे भी मुलाकात की है। ये बात हो गई। आगे जो हमारा वो है भारत और मलेशिया संबंधों पर। तो 19 से 21 तारीख अगस्त 2024 में जो प्रधानमंत्री मलेशिया के हैं दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की है भारत सरकार के द्वारा मलेशिया को। मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह अलायंस बिग कैट्स को लेकर के बहुत बेहतरीन है, ये बात कही गई है। फिर इसमें कहा गया है कि उत्तर यानी उतार
यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान में, मलेशिया में है जो ये यूनिवर्सिटी, इसमें आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी। और मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में है जो, उसमें भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। तिरुवल्लुवर कौन है? तो वही जो तमिल संत हैं और कवि भी हैं तमिल भाषा के, और साथ ही साथ ये वहाँ के ब्रह्म भगवान की तरह इनको माना जाता है, और इन्होंने थिरुकुरल की रचना की थी। ये बात कही गई है। फिर इसके बारे में आगे बताया गया है कि भारत और मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना करेंगे आपस में मिलके। भारत और मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र सहयोग की घोषणा की गई है। और कल मैंने आपको बताया था कि फ्रांस एक यूरोपियन देश है जहां पर यूपीआई की शुरुआत की गई। उसी तरीके से भारत द्वारा अपने यूपीआई को मलेशिया के पे नेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है, ताकि मलेशिया का जो पे नेट है उसी में आप यूपीआई पेमेंट अपने रुपए के माध्यम से कर सकें, आपको करेंसी एक्सचेंज या करेंसी स्वैप ना करानी पड़े। ये बात कही गई है। अब आते हैं आगे। आगे ये कहा गया है कि भारत और वियतनाम के बीच कुछ संबंध हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो वियतनाम जो है वो है एकदम कहाँ? आसियान का देश है। सबसे पहले तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ने वाला देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई। अब इसको देखते हैं। तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच में, जिनका नाम है फाम मिन चीन, इन्होंने 2024 में अगस्त में भारत की राजकीय यात्रा को संपन्न किया है। और इस राजकीय यात्रा में उन्होंने जो है क्या किया है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूर संचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया है। और इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया जाएगा। और वियतनाम द्वारा कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI में शामिल होने की घोषणा की गई है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो आपदा से जुड़ी हुई है। फिर दोनों देशों के मध्य 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी फ्रेमवर्क भी लाया गया है, जिसके कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इन्होंने कुल 9 समझौते किए हैं, जैसे कि उनमें से एक है कि रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को $300 मिलियन की ऋण सहायता दी जाएगी। फिर लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, उसके विकास सहयोग पर भी MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इससे पहले थाईलैंड भी इसमें था, जो हमने देखा था अभी। तो उसे देख लेते हैं। फिर आगे है भारत और रूस का संबंध। तो 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो रूस गए। और इस रूस यात्रा में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 21वां जो था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2021 में। ठीक। आगे भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया दोनों देशों ने मिलकर, जिसका शीर्षक है भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडिया रशिया एंड्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं अमेरिका का उद्देश्य क्या है? $500 बिलियन। फिर चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत और रूस क्या है, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर हैं। और 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई और व्लादिवोस्तोक में स्थित बंदरगाहों पर आपस में संबद्ध करने की मंशा की घोषणा की थी। और इस यात्रा के दौरान 9 MOU साइन हुए हैं, 9 समझौते हुए हैं, जैसे कि वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम। अभी आपने देखा होगा कि जो एक्सियोम मिशन है, उस मिशन के तहत जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं और स्टैंड बाई पे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन हैं, उनको हमने कहाँ भेजा है? तो अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है।
और इसको ले कौन गया है? तो इसको ले गया है कौन? तो स्पेसएक्स कंपनी का जो इंटरगैलेक्टिक एयरक्राफ्ट है वो लेके गया है। और इसे भेजा किसकी मदद से? तो नासा की मदद से। लेकिन इनका जो प्रशिक्षण है, जहां तक मैं ठीक हूं, इनका प्रशिक्षण रसिया में हुआ है और ये दोनों गगनयान मिशन के गगन यात्री हैं जो निकट भविष्य में भारत प्रक्षेपित करेगा। फिर जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन के विकास पर मुद्दे को लेकर के बात हुई है। मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भी समझौता हुआ है। और चूंकि रूस का लगभग हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है तो इसलिए इसके अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स पर बात हुई है। प्रसारण के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। फिर आगे जो कहा जा रहा है कि रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उस पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल। इससे सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता हैं जिनको यह सम्मान मिला है। और यह इन्हें मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रू हॉल में मिला है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने दिया है और ये रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार। फिर भारत ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कही है। अब वो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास कहाँ हैं ये बार जान लीजिए। तो एक है कजान में और एक है येकातेरिनबर्ग में। और यहीं पर हमारी ब्रिक्स की बैठक भी हुई है एक, याद रखने की बात है। तो इस हिसाब से हमने अपना जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका पहला पिलर कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे पिलर की ओर जो कि हमारा सी नंबर का है, क्योंकि हमने बी नंबर का जो पिलर है उसको रोक दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि हमारा सी पिलर है उससे। तो 51वां G7 का शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, उसे देखते हैं। तो यह जो हुआ है यह कनाडा की अध्यक्षता में कानानास्किस अल्बर्टा कनाडा में हुआ है। अल्बर्टा प्रांत है, कानानास्किस शहर है। अब कनाडा ने यह अध्यक्षता इटली से ली थी। इटली के अपूलिया में हुआ था पिछली बार का G7 और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, अभी एकदम नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, यही हैं इसके अध्यक्ष। इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य राष्ट्रों के अलावा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी प्रतिभाग लिया हुआ है। इसके बारे में बताया गया है। अब आगे कहा गया है कि भारत के अलावा इसमें 6 अन्य आमंत्रित देश भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया था, ब्राज़ील था, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन शामिल हैं। ये सभी देश भारत को मिला करके ये G7 का हिस्सा नहीं है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है और G7 सदस्यों ने कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को भी अपनाया है। यह पहल जो है जंगलों में लगने वाली जो आग है उसको रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इस पहल का समर्थन भी कर दिया है। अब G7 के बारे में जानते हैं। तो ये 1973 में इस्टेब्लिश्ड हुआ और पहला जो हुआ था समिट वो हुआ था 1975 में और यह फ्रांस में हुआ था। अब ये 7 सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित महाशक्तियों का संगठन है। इसमें एक समय तक रूस भी होता था, लेकिन रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया था 2014 में, तब इसको इससे अलग कर दिया गया था। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। अगला है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। यह फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ है और इसको आयोजित करने वाले 2 देश हैं संयुक्त रूप से, वो हैं फ्रांस और कोस्टा रिका। ठीक, ये कोस्टा रिका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सेंट्रल अमेरिका में। और ये जो पनामा देश है हमारा, निकारागुआ है, और क्या कहते हैं कि
इनके आसपास पड़ने वाला ये देश है। और जो ये कोस्टा रिका है, इसकी जो कैपिटल है वो है सैन जोन्स। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना तथा सतत विकास लक्ष्य 14 यानी कि लाइफ बिलो दी वाटर, जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों और साधनों की पहचान करना है। अब जो बात यह है कि इससे पहले जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, जो कि पहला था, उसकी मेज़बानी की थी स्वीडन और फिजी ने साथ में मिलकर के न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए का एक शहर है। जो दूसरा हुआ था 2022 में, उसकी मेज़बानी की थी पुर्तगाल और केन्या ने, और यह लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था। लिस्बन पुर्तगाल का कैपिटल सिटी भी है। और जो ये तीसरा हुआ है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इस अवसर पर भारत ने भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना को, जिसके तहत वर्ष 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी तैनात किए जाने की उम्मीद है, इसको राष्ट्रव्यापी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और 80 बिलियन डॉलर से अधिक की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया। तो 3 चीज़ें, समुद्रयान परियोजना और फिर राष्ट्रव्यापी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और 80 बिलियन डॉलर की समुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजना की प्रगति, इन 3 चीज़ों को भारत ने अपनी ओर से रेखांकित किया है इस डीप ओशन मिशन के तहत। साथ ही साथ भारत ने वैश्विक समुद्र क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHV डिजिटल महासागर डाटा पोर्टल भी लॉन्च किया है। और 13 जून 2025 को इस सम्मेलन के परिणाम के रूप में हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट शीर्षक के राजनीतिक घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। अगला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो इसकी पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने की है। इसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है। इसमें हमारा पड़ोसी देश भूटान है, हमारा साउथ ईस्ट एशियन देश कंबोडिया है, एस्वातिनी है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर लैंड लॉक्ड देश है, गिनी जो कि अफ्रीकी देश है, भारत, लाइबेरिया ये भी एक अफ्रीकी देश है, सूरीनाम ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आने वाला एक देश है, सोमालिया जो कि अफ्रीका में आने वाला एक देश है, और कजाकिस्तान जो कि मध्य एशिया का एक देश है, ये शामिल है। बैठक में जो भूपेंद्र यादव हैं उनको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है और डॉक्टर SP यादव को उपाध्यक्ष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय भारत में है। और इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई है। और इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 95 रेंज देशों का संगठन है और 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देता है, जो है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। प्यूमा का जूता आपने सुना होगा, जैगुआर की गाड़ी सुनी होगी। तो यह जिनसे प्रेरित है वो ये बिग कैट्स हैं। अगला है IISS संग्रीला संवाद 2025। यह एक प्रमुख संवाद शिखर सम्मेलन है जो संग्रीला यानी कि सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने किया है। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख और नीति निर्माता और रणनीति विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस बार 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुखों ने भाग लिया है। भारत की तरफ से अनिल चौहान जी ने भाग लिया है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और इस सम्मेलन में शक्ति संतुलन, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों को केंद्र में रख करके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माताओं के विचारों का आदान प्रदान कराया गया है। अगला
एशियाई उत्पादकता संगठन APO, एशियाई प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक की गई है, यानी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है 2025 में। और ये कहाँ हुई है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। और यह जो प्रबंध निकाय है, यह एशियाई उत्पादकता संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है और यह संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने, प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देने और सचिवालय के प्रदर्शन की समीक्षा करने के वार्षिक आधार पर बैठक करता है। अब इस संगठन के बारे में कहा गया है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई। टोटल इसमें 21 सदस्य देश हैं जो आपसी सहयोग, क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया पैसिफिक सेक्टर यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु तत्पर हैं। अगला 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, यह कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और इसका जो मुख्य विषय है वह है समावेशीपन और स्थिरता। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। और इस वार्ता में, शिखर वार्ता में, आसियान एकता व केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा को अंगीकृत किया गया है। फिर आसियान के बारे में बात कही गई है कि 10 देशों का यह दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका संगठन है। इसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, म्यांमार है और लाओ PDR। एक समूह है 10 देशों का। स्थापना इसकी 1967 में हुई है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर आसियान में जो 11वां संभावित सदस्य है उसको तिमोर लेस्ते को माना जा रहा है और इसे सिद्धांततः स्वीकार किया जा चुका है और यह आसियान के बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित भी रहा है। अब यह तिमोर लेस्ते कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कहाँ? तो यह ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ता है। इसकी कैपिटल है दिल्ली। आगे मंत्रिपरिषद COM, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक 2025 में। ये बैठक कहाँ हुई है? तो ये श्रीलंका द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई है। इसमें विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इसका जो मुख्य विषय है भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर ये है। इसमें 12 संवाद भागीदारों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत भी इसका सदस्य देश है और साथ में इस समय इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है और भारत इसकी अध्यक्षता कब से कब संभालेगा? तो 2025 से 27 में संभालेगा। अब यह है क्या? तो यह एक उच्च स्तर की अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति व स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने का विशिष्ट मंच है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका एबीन, मॉरिशस में और कुल सदस्य देश 23 हैं और ये एशिया पैसिफिक के देश हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि 16वें नंबर का है, का एक विस्तारित सत्र हुआ है जो कि रोम में हुआ है, 2025 में हुआ है। रोम में नहीं हुआ है, गलत बता रहा हूं मैं, ये 2025 में हुआ है। रोम का यहाँ जिक्र है क्योंकि इसकी जो बैठक हुई है 16वीं बैठक, इसको एक्सटेंड करके रोम तक लाया गया है। चूँकि ये बैठक कोलंबिया के काली में शुरू हुई थी और कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र जो कि 25 से 27 फरवरी को 2025 तक इटली के रोम में जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुख्यालय में इसको आयोजित किया गया है, इसलिए इसको रोम कहा गया है। इससे पहले इसका एक ऑनलाइन सत्र भी 3 से 6 दिसंबर 2024 को किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से लागू करना था। अब COP16 रोम के प्रमुख परिणाम क्या निकले हैं? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अद्यतनीकरण यानी उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में ढाला जाएगा। एक ये बात हुई। दूसरी बात, परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों के न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर
अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील में संपन्न हुआ है। 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता की है। और इस शिखर सम्मेलन का जो स्लोगन है, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। और ये G20 जो है उसमें 19 सदस्य देश हैं और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुट हैं। पहला है अफ्रीकी संघ और दूसरा यूरोपीय संघ। जो अफ्रीकी संघ है उसको 2023 में भारत में हुए जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल किया गया था, जो कि 17वां था। और भारत ने वर्ष 2023 में 18वें G20 शिखर 17 नहीं 18वां में इसमें अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाई थी। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। 82 देश भारत सहित जो कि संस्थापक देश हैं और टोटल इसमें 148 देश हैं। ठीक मिला करके संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में 2024 में कुल 733 मिलियन लोग अल्पपोषित अंडर नरिश्ड हैं, ये बात कही गई है। फिर 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल को लॉन्च किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लॉन्च किया है। फिर आगे कह रहा है कि शिखर सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और G20 हेतु जो भारत के शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत। अब आखिरी में कहा गया है कि G20 नेताओं के द्वारा रियो डी जेनेरो लीडर्स डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं। अगला जो G20 शिखर सम्मेलन है 2025 का जो अभी आने वाला है वो है दक्षिण अफ्रीका में। और ये लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि पहले इंडिया, फिर ब्राज़ील, अब बनेगा साउथ अफ्रीका। और ये पहली बार ऐसा होगा कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। और इसकी जो अध्यक्षता है वह एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य पर केंद्रित होगी। ये हो गया। अब बार बार आप COP, COM ये पढ़ते हैं, तो ये क्या है इसको जान लेते हैं पहले। तो बहुत सारे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण या समुद्री विरासत के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर। ये बड़ा संगठन है, ये छोटा संगठन है। इसमें देश हिस्सा लेते हैं, उनके डेलीगेट्स आते हैं। मिनिस्टर्स में कोई एक मिनिस्टर किसी भी लेवल का हिस्सा लेता है और ये छोटे स्तर पर होता है। और इसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे पेरिस डील थी, आपने सुनी होगी, जो 2015 में पेरिस में हुआ था, उसमें हुआ था ये। तो उसी को लेकर के 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य में बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह UNFCCC के पक्षकारों का शिखर सम्मेलन है। अब UNFCCC क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें कहा गया है कि मुख्तार बाबायेव को COP29 की अध्यक्षता सौंपी गई है और यह अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई है। इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। साथ ही साथ इसमें हानि एवं क्षति कोष को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया, लॉस एंड डैमेज फंड को। फिर इसी COP29 में उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया है। अगला जो COP30 है उसका आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में प्रस्तावित है। तो ब्राज़ील में कई सारी बैठकें हुई हैं इस बार, इसको ध्यान में रखने का काम है। G20 की, ब्रिक्स की, और अब जो होगी 25 में ब्राज़ील में होगी COP30 की बैठक। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। यह 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो कि
कजान में रूस में आयोजित हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 2024 में, और इसका केंद्रीय विषय था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, यानी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। कुल मिला के ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को समर्पित है और रूस की अध्यक्षता में हुआ है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात यह आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसमें 4 नए सदस्य देश आए हैं। एक है मिस्र, एक है इथियोपिया, एक है ईरान और एक है संयुक्त अरब अमीरात। निमंत्रण सऊदी अरब को भी दिया गया था, लेकिन उसने अभी तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और अर्जेंटीना में जब जो जेवियर मिलेई हैं, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और इससे अलग होने की घोषणा कर दी। अब जो इस साल 2024 में इन्होंने जिन नेताओं ने भाग लिया उनके बारे में बताया गया है। ब्राज़ील से लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, रूस से जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र से उनके राष्ट्रपति सिरिल अब्दुल फतेह सीसी और इथियोपिया से अबी अहमद, ईरान से मसूद पेजेस्कियन और यूएई से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और इसके बाद कहा गया है कि उपर्युक्त प्रतिभागियों के अलावा नाटो का एक सदस्य देश है तुर्की, उसने भी आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया है पहली बार इस ब्रिक्स सम्मेलन में। और इसका जो तुर्की का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने किया। और इसके अलावा आमंत्रित अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी भाग लिया है। अब जो 2024 में ये ब्रिक्स कार्यक्रम हुआ था, इसमें आउटरीच प्रारूप के रूप में एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया है। और ये जो सत्र है, इसका प्रारूप यह है कि ब्रिक्स देशों और वैश्विक दक्षिण एवं उनके जो भागीदार हैं उनके मध्य प्रत्यक्ष और खुले संवाद का अवसर प्रदान किया जाए। फिर इसमें एक कजान घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोल वेदता के रूप में एक दिवस मनाया जाएगा। ब्रिक्स भूगोल वेदता को 18 दिवस को एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसका स्वागत सभी देशों ने किया है। अब इसमें भागीदार देश कौन है, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के दौरान भागीदार देश नामक की एक नई श्रेणी की स्थापना की गई है। और ये जो भागीदार देश हैं ये ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगे। फिर कहा गया है कि कुल 13 देशों को ब्रिक्स में भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया है। अल्जीरिया है, बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, तुर्की है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है और वियतनाम है। फिर 2025 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भी ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी और ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित होगा। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया इसमें भाग लेने के लिए। जो दम्मू रवि हैं, यह सचिव हैं आर्थिक मामलों के, इनको भारत के शेरपा के रूप में देखा गया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और जो व्लादिमीर पुतिन हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन, इनके साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है। और पिछले 5 वर्षों में आयोजित यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक है भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य में, ये बात कही गई है। इससे पहले 2019 में ब्राज़ीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों ने बैठक की थी और दोनों के प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक हुई थी। अब जो ब्रिक्स है वो 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रसिया में स्थापित किया गया था और यही इसका हेडक्वार्टर भी है। फिर एक ये अंतर सरकारी संगठन है, इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में अब कुल 11 देश हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये इसके संस्थापक देश हैं। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई इसमें ऐड हुए हैं। अब इसमें सऊदी अरब को हटा दीजिए क्योंकि इन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है अभी तक। ये बात हो गई। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन को देखते हैं कि कौन कहाँ का निर्वाचित व्यक्ति बना जो सत्ता में आया और उसको सत्ता का पद मिला। तब 1 सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लूं। तो इसी क्रम में जो पहला है वो है ली जे म्यूंग, जो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं।
ये बात हो गई। इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है और यह एक आकस्मिक चुनाव में विजयी हुए हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाअभियोग के बाद कराया गया था। फिर एंथनी अल्बनीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने अपनी जो पार्टी है लेबर पार्टी को दूसरी अवधि के लिए सत्ता में बरकरार रखा, यानी ये दोबारा जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 2 दशकों में पहली बार ऐसा था कि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, ये बात कही गई है। अगला है करोल नवरोकी, ये पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब करोल नवरोकी जो पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डूडा, इनका स्थान लेंगे। फिर और राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ सिविक गठबंधन के उम्मीदवार और वार्सा के मेयर रफाल ट्राजास्कोवस्की को हराया है इन्होंने। इनके जो ओपोनेंट थे ये रफाल ट्राजास्कोवस्की थे। अब फेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं और इन्होंने ओलाफ स्कोल्ज को हराया है। इससे पहले एंजेला मर्केल थी, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कद्दावर नेता थी वो जर्मनी की। अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं मार्क कार्नी और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को हराने के बाद, उनके पद छोड़ने के बाद हराया और उसके बाद ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में जो 60वें राष्ट्रपति बनकर के आए हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो साथी हैं जेडी वैंस, ये बने हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति, ये बात है। और इन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जो उपराष्ट्रपति के दावेदार थे टिम वॉल्ज, ये राष्ट्रपति पद की दावेदार थी, ये वाइस प्रेसिडेंट पद की दावेदार थी, इनको पराजित किया है और दोबारा ओवल ऑफिस में आए हैं। ये लगातार नहीं आए हैं, इससे पहले ये 2014 से लेकर के 2018 तक रहे हैं। इसके बाद इन्होंने अभी दोबारा से पद लिया। बीच में जो बाइडन आए थे, ये कार्यकाल मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्या है, आगे लिखा होगा उसमें बता दूंगा मैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि इस जीत की वजह से ट्रंप को फिर से ओवल ऑफिस में आने का अवसर मिला है और इससे पहले वे 45वें भी राष्ट्रपति रह कमला हैरिस को हराने के बाद वे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 47वें राष्ट्रपति बन गए। तो यानी कि 45वां कार्यकाल इनका है और 47वां भी इन्हीं का होगा। अब इन पर एक महाअभियोग भी चलाया गया था। वो महाअभियोग चलने के बाद सीनेट द्वारा इनको बरी कर दिया गया और फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीत गए। 78 साल की उम्र में चुने जाने वाले वे दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो बाइडन थे। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि उनकी प्रतिनिधि सभा है, उसमें 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि भी चुने गए हैं, जिनमें से एक का नाम है सुभाष सुब्रमण्यम, जबकि शेष पुनर्निर्वाचित हैं, ये नए चुने गए हैं। और भारतीय मूल के प्रतिनिधियों को समोसा कॉकस के नाम से जाना जाता है, ये जानने की बात है। अगला है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें से 4 वहाँ के क्षेत्र आते हैं। एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, एक है इंग्लैंड, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को जब मिला देते हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा करके इन तीनों को मिला देंगे तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं और ये लेबर पार्टी से हैं और इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है, ये बात कही गई है। अब इसमें सीटें और ये सब बातें बताई गई हैं, ये आपके काम की नहीं है। जो जानने लायक था वो मैंने बता दिया है। और इसके अलावा जो इसमें जानने लायक बात यह है कि 58वें प्रधानमंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि यूके के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जीत दर्ज की है, इसमें ये बात कही गई है। और 1832 के बाद किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा सीटों की ये सबसे कम संख्या है, ये बात कही गई है। क्योंकि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं जिनको सिर्फ 121 सीटें प्राप्त हुई थी। ये अब आते हैं आखिरी राष्ट्रपति के ऊपर जो है मसूद पेजेस्कियन, ईरान के राष्ट्रपति। एक बेल नाम का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी डेथ हो गई थी और उनके डेथ के बाद चुनाव हुए और चुनाव में इनको जीत मिली और उस जीत में इनको राष्ट्रपति बनाया गया।
तो कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति पद हेतु द्वितीय चरण के चुनाव में सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेश्किन को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। और यह जो है ईरानी गृह मंत्रालय द्वारा मसूद पेजेश्किन को विजेता घोषित किया गया और ये नवे ईरान के राष्ट्रपति हैं। हालांकि ईरान में जो हेड ऑफ स्टेट है वो है थियोक्रेटिक, यानी कि धर्मतंत्री है वो। उनका नाम है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अयातुल्ला अली खमेनेई। वो हैं यहाँ के हेड ऑफ स्टेट। और अब आते हैं अपने लास्ट पिलर पे, आज के लास्ट पिलर पे, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। उनको देखते हैं और इनको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया वुटिप, उसके बारे में बताई गई है। इसकी उत्पत्ति 5 जून 2025 को कैरोलिन द्वीप समूह के यैप क्षेत्र में पश्चिम में हुई थी। यह एक ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है जिसने इसको चक्रवातीय क्षेत्र की पहचान की, यानी कि जो JTWC है उसने इसके चक्रवातीय क्षेत्र की पहचान की और ये वुटिप क्षेत्र में उत्पत्ति हुई और कैरोलिन द्वीप समूह के यैप क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह 9 जून को दक्षिणी चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन के रूप में विकसित हुआ। डिप्रेशन उस जगह को कहते हैं वहाँ पर आसपास की जगह से कम जगह होती है, उसे डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे ये आपने इथियोपिया में वर्ल्ड मैपिंग में एक डिप्रेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है दनाकिल डिप्रेशन, जहाँ पर आसपास की ज़मीन से ज़मीन का हिस्सा नीचे जा चुका है। ठीक, अब आगे कहा गया है कि 11 जून को जापानी मौसम विज्ञान ने इसे वुटिप नाम देकर उष्णकटिबंधीय तूफान घोषित कर दिया था। अब 12 जून को यह तेज़ी से गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो गया एक दिन बाद ही, और 10 मिनट तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चालू रहा, यानी दर्ज की गई इतनी गति। और इसका पहला लैंडफॉल तब होता है जब कोई उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र से किसी देश की तट रेखा से टकराता है, उसको कहते हैं लैंडफॉल। तो 13 जून की रात को लगभग डोंगफोंग शहर जो कि हैनान चीन में, उसमें अपना पहला लैंडफॉल किया और इससे चीन में भारी नुकसान हुआ और उसके चपेट में कई लोगों की मृत्यु हुई। ये बात कही गई है। फिर आगे कहा जा रहा है अगला सुपर टाइफून यागी। तो सुपर टाइफून यागी जो है वो फिलीपींस में एंटेंग वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब यहाँ बार बार आ रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और फिर यहाँ भी आ रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इनको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो हमेशा थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कि वो ताप जनित होते हैं। अब ताप जनित कैसे होंगे? ताप जनित ऐसे होंगे कि सरफेस जो होगी पानी की वो दिन के प्रकाश में अपने आप को गर्म कर लेगी तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ आसपास की हवाएं जो हैं ये इसको भरने की कोशिश करेंगी, जो कि हाई प्रेशर से चल करके आ रही होती हैं, और यही इसे ऊपर स्वर्ण के तौर पे ऊपर उठा देंगी, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। अब एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड, वो बनता है कैसे? तो वो वाताग्रों के संयोजन से बनता है। ये खासकर जो थर्मली इंड्यूस्ड हैं ये ट्रॉपिकल, यानी कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उपजते हैं। खासकर जो 5 डिग्री जो हमारा अक्षांश है वहाँ से लेकर के लगभग ये मान के चलिए कि 25 डिग्री अक्षांश के बीच में ये बनते हैं। फिर जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं और जो सब ट्रॉपिकल लेवल पे बनने वाले जो हमारे जो चक्रवात हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। खासकर अमेरिका में ये वाताग्रों के जनन से बनते हैं। वाताग्र वो होते हैं जिनमें एक लंबे एयर मास के बीच में अंतर होता है, जैसे एक जगह ठंडा एयर मास होगा, एक जगह इसकी तुलना में गर्म एयर मास होगा। ये आपस में लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर ये वाताग्र जनन का कारण बनते हैं, यानी ये टकराते हैं और फिर ये ऊपर उठते हैं और फिर एक चक्रीय अवस्था को जन्म देते हैं जो आगे चल के जो चक्रवात की दशा को लेता है। ये बात है। अब चलते हैं इसमें। यह एक श्रेणी 4 का टाइफून है जिसकी अनुमानित अधिकतम वायु गति 240 किलोमीटर पर घंटा है। जो वुटिप है इसकी थी 110,
तो ये श्रेणी 4 का है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फिर ये जो टाइफून है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कई देशों को प्रभावित किया है इसने, और इसमें प्रभावित होने वाले जो देश हैं वो चीन है, फिलीपींस है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है। हालांकि इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वियतनाम में देखने को मिला है, और वियतनाम में जब ये आया तो अब सबसे शक्तिशाली तूफान था अब तक का वियतनाम का, और चीन में इसने लैंडफॉल किया, और लैंडफॉल करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून है, यानी कि लैंडफॉल इसने चीन में किया तो वहाँ का दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून है, क्योंकि इससे पहले भी कोई आया होगा जिसने लैंडफॉल किया होगा। और वहीं वियतनाम में यह अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून है, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। और फिलीपींस के जो पूर्व में, मान लीजिए ये फिलीपींस है, तो इसके पूर्व में एक निम्न दबाव लो प्रेशर के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह टाइफून। इसकी सूचना सर्वप्रथम जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा दी गई थी 30 अगस्त 2024 को। अब इस तूफान ने चीन में 6 सितंबर 2024 को और वियतनाम में 7 सितंबर 2024 को लैंडफॉल किया। अब यागी का अर्थ जापानी भाषा में बकरी या मकर राशि होता है। जोडियाक साइन आपने सुना होगा ना, जो राशिफल में आते हैं, तो उसी में एक मकर राशि है कैप्रिकॉनस, उसी से रखा गया है इसका नाम। और 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता भेजी थी, और इसे ऑपरेशन सद्भाव कहा गया, और इसको लॉन्च किया उन्होंने 15 सितंबर 2024 को। फिर इस ऑपरेशन के तहत $1 मिलियन मूल्य की मानवीय राहत सहायता वियतनाम को प्रदान की गई थी। तो ये हमारे 4 पिलर ACDE, ये हमारे 4 पिलर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो आखिरी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अंतिम जो 5वां पिलर है वो है हमारा B पिलर, जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसे जल्दी डाल देंगे, ताकि आप जल्दी से उसको पढ़ लें और आपके एग्ज़ाम में वो काम आ जाए। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको कोई परिवर्तन चाहिए, आपको कोई बात समझ नहीं आती है, अगर आप कोई पॉइंट को एलैबोरेट करवाना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और ये हमारा चैनल अभी नया है, तो हमारी आपसे यही आग्रह है कि इसको आगे से आगे लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़िए। भविष्य में हम और भी चीज़ों को लेकर के आएंगे, जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट को फुल फ्लेज्ड तौर पे पढ़ाएं। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।